शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने कुछ विद्युत फलक से रिलेट कुछ जानकारी प्राप्त की थी और गाउस का नियम पढ़ा था। आज गाउस का नियम और कुछ विद्युत फलक और विद्युत क्षेत्र से एक रिलेट न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो अपनी जो आरबीएससी की बुक है उसका उदाहरण 2.4 दिया हुआ है कि एक आर त्रिज्या की पतली वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्राप्त प्रतिबंध की x greater than r के लिए विवेचना कीजिए। देखो ये ऐसे कह रहा है कि हमारे पास एक पतली वलय है और वलय का मतलब है कि वो अंदर से खाली है, सिर्फ उसकी परिधि है और उसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और उसके ऊपर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर कह रहा है कि जो वो वलय है उसकी अक्ष पर केंद्र से उसकी अक्ष है उस पर केंद्र से कोई x दूरी पर बिंदु है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। तो हम यहाँ E कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो कि जो इसकी वलय है तो वलय को हम ऐसे बनाते हैं। ये मैं आपको इस वलय का डायग्राम दिखाऊं कि ये जो दिख रही है ये वलय है, ये वाली। अब ये वलय है और इस वलय की जो ये त्रिज्या है ये कैपिटल R है और वलय के सेंटर से जो जाने वाली अक्ष है ये इसकी अक्ष हो गई है। ये तो वलय है, वलय की परिधि, वलय की त्रिज्या और ये इसकी अक्ष है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और इसकी जो ये अक्ष है इसके ऊपर जो बिंदु P है उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। देखो बोर्ड पे इस तरीके की शेप बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं इसको दिखाने की कि ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये वाला है। अब यहाँ देखो ये इसका सेंटर है, जो ये वाला इधर का जो पार्ट दिख रहा है वो तो ये है और जो इधर वाला हिस्सा है ये वाला ये है और ये इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और इसकी जो अक्ष है देखो ये वाला है, जो ये त्रिज्या है वो हम ऐसे शो कर देते हैं और जो इसकी अक्ष है वो इधर की तरफ है, ये इसकी अक्ष है। ये वलय की अक्ष है, ये क्या है वलय की परिधि और ये वलय की त्रिज्या। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसके ऊपर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसके ऊपर Q नाम नहीं दिया है कि नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव मान लेते हैं कि Q धन आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, ये वाला। और जो ये चार्ज है ये टोटल चार्ज कितना है Q है और ये कह रहा है कि इसके जो केंद्र O है इससे x दूरी पर, तो यहां से हम मान लेते हैं कि यहां तक ये इसकी x दूरी है और इस x दूरी पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र E निकालना है कि कितना होगा। ये क्वेश्चन है। देखो हम इसकी वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ टर्म्स की जानकारी लेते हैं कि जो ये आवेश है वो आवेश का रेखीय वितरण है और रेखीय वितरण होता है तो इसके लिए हम क्या यूज लेते हैं आवेश घनत्व के लिए लैम्डा, और लैम्डा बराबर कितना होता है आवेश और यहाँ पर क्या आती है लेंथ और लेंथ को मैं लिख देता हूँ L से। अब यहाँ देखो ये इसकी परिधि है, ये इसकी टोटल लंबाई है और वर्त की परिधि, तो वर्त की परिधि कितनी होती है 2πr। जो इसकी वर्त की परिधि है वो 2π कैपिटल R रेडियस है, ये इसकी स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा है उसका मान आवेश Q और इसकी लेंथ 2πr इसके इक्वल होता है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि जो Q है इस Q की वैल्यू लैम्डा इंटू 2πr, ये हम वैल्यू रख सकते हैं। आगे देखो अब हम क्या करते हैं इसके लिए कि विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम एक अल्पांश ले लेते हैं कि जैसे इसकी वजह से हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र चाहिए तो हम क्या करेंगे एक छोटा सा यहाँ अल्पांश काटते हैं
तो इस छोटे से अल्पांश की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं और फिर समाकलन कर देंगे तो पूरी रिंग का आ जाएगा। ऐसे ही देखो कि हम यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, ये वाला यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये अल्पांश है, तो हम यहाँ पर एक अल्पांश ले लेते हैं और मान लेते हैं अल्पांश की लंबाई कितनी है dl, और छोटा सा अल्पांश है तो इसके ऊपर छोटा सा आवेश यानी बहुत कम आवेश होगा और वो कितना मान लेते हैं dq है। इसकी वजह से हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो विद्युत क्षेत्र किधर जाएगा, ये वाला विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये हमने अल्पांश काटा है ए पॉइंट के ऊपर, तो ए की वजह से जो ये विद्युत क्षेत्र होगा उसको मैं नाम दे देता हूं DE1, और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि स्मॉल r है। तो ये देखो, और ये मान लेते हैं कि x अक्ष से ये जो एंगल बना, ये वाला कि x से एंगल बनाता है ये थीटा है। तो यहाँ पर DE1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसकी वजह से निकालना चाहते हैं, dq आवेश की वजह से, यानी आवेश का मान बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी बहुत कम होगा। तो यहाँ k जिस आवेश की वजह से निकालते हैं उसकी वैल्यू, तो dq कितने डिस्टेंस पर निकालना चाहते हैं r डिस्टेंस पे, उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आ गया। ऐसे ही देखो फिर हम इस यहाँ पर अल्पांश काटेंगे आगे, उसकी वजह से निकाल लेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, ऐसे सब जगह अल्पांश काटेंगे और सब की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, वो इसका लास्ट आंसर होगा। ऐसे ही मान लो कि हमने एक अल्पांश यहाँ काटा, हम मानते हैं कि काटते हुए कभी यहाँ पर भी पहुंचेंगे, तो अभी हम इसके लिए पता करते हैं कि जब हम यहाँ अल्पांश काटेंगे तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा और किधर जाएगा। तो जैसे हमने मान लिया कि एक अल्पांश हम यहाँ काटते हैं, तो यहाँ अल्पांश काटते हैं तो इसकी लंबाई भी अल्पांश इसके बराबर ही मान लेते हैं और उतनी लंबाई है और आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो यहाँ पर भी अल्पांश आवेश कितना हो जाएगा dq। और ये वाला b है कि हमने a पे पहले अल्पांश मान लिया और विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, और वैसे ही हम b के ऊपर अल्पांश मान लेते हैं और इससे भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकालते हैं। तो इससे ये भी देखो ये वाला है। अब यहां से अगर ये वाली डिस्टेंस r है तो सेम ही सामने है, तो इससे ये भी कितनी होगी r ही होगी, तो यहां तक की डिस्टेंस भी r है। देखो ये वाला जो r है कैपिटल R, ये कैपिटल R था, स्मॉल r था, x था, तब कितना एंगल बना थीटा। यहाँ भी कैपिटल R है, स्मॉल r है, वही x है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा थीटा बनेगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा जहां आवेश होता है उससे त्रिज्या r की दिशा में होती है, तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है इस डायरेक्शन में उसको हम क्या मान लेते हैं DE2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k, किसकी वजह से निकालना चाहते हैं dq आवेश, तो dq आवेश यहाँ पर और कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं r पर, तो यहाँ उस r का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हमें ये दिख रहा है कि जो DE1 है इसका मान k dq/r² है और यहाँ DE2 का मान भी k dq/r² है, इसलिए हम इसको देखते हुए कह सकते हैं कि दोनों का जो परिमाण है ये इक्वल है और परिमाण समान है, तो फिर हमें अलग अलग नाम देने की जरूरत ही क्या है। तो इसको भी हम क्या कह देते हैं DE, और इसको भी क्या नाम दे देंगे DE, क्योंकि DE1 और DE2 आपस में बराबर है। जो DE1 आया था वो किसके बराबर था DE2 के बराबर था, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं अकेला DE। तो यहाँ भी जो विद्युत क्षेत्र है वो भी उतना ही है जितना ऊपर दिया हुआ है। अब आगे देखो कि ये एंगल अगर थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा ही होगा, तो ये वाला एंगल भी हम थीटा दिखा देते हैं। अब यहाँ देखो सिर्फ हमें करना तो यही था कि एक अल्पांश ले लिया, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लेते और उसका समाकलन करके कंप्लीट कहा जाता, पर हमने ये देखा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता करें कि कौन सी दिशा में जाएगा। तो जैसे हमने एक ये काटा, एक यह अल्पांश काटा, इन दोनों का बिहेव हम देख लेते हैं कि कैसा बिहेव आता है विद्युत क्षेत्र का, और फिर इससे हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। इसलिए हमने इसके नीचे अल्पांश और काटा है केवल इसकी दिशा को पता करने के लिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बाकी जो हम समाकलन करेंगे तो वो केवल इसी एलिमेंट को लेके करेंगे। इससे तो हम दिशा का निर्धारण कर रहे हैं कि किधर होगी। अब यहाँ देखो ये वाली अक्ष हम मान लेते हैं कि
ये इसकी जो वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ, और ये इधर वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस बोल देते हैं। तो ये वाली जो एक्सिस है ये इससे कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है। तो ये देखो, अगर इधर विद्युत क्षेत्र डीई जाता है तो इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र कितना जाएगा, तो जिधर थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट कोस थीटा, तो ये हो जाएगा डीई कोस थीटा। अगर इसका ये कंपोनेंट डीई कोस थीटा है तो डीई कोस थीटा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ऐसे ही देखो, इधर की बात करें, इधर भी जा रहा है डीई, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट जो थीटा है वो वाला कोस थीटा हो जाएगा। तो ये इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई कोस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, डीई साइन थीटा। इसके अंदर जितना विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस वाले के प्रभाव को ये वाला खत्म कर देता है। या मैं ऐसे कहूं कि जो नीचे विद्युत क्षेत्र जा रहा है उतना ही ऊपर गया तो नीचे वाले के प्रभाव को ऊपर वाला खत्म कर देता है। लास्ट हम ये कह सकते हैं कि इस वाई डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0, कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इनके जो ऊपर वाले घटक हैं वाई एक्सिस के ऊर्ध्व घटक वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। बाकी बचे कौन से, इनके क्षैतिज घटक कोस थीटा वाले। तो इसकी वजह से इधर वाला भी इधर ही जा रहा है और इसका कंपोनेंट जो है वो भी इधर ही जा रहा है। तो एक एलिमेंट यहाँ था, एक एलिमेंट यहाँ था, ये दोनों एलिमेंट आते हैं तो इनका रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, इस दिशा में। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। तो इनकी ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल इधर वाले बचेंगे। तो टोटल विद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वाला एलिमेंट की वजह से कितना गया उधर, डीई कोस थीटा, दूसरे वाले एलिमेंट की वजह से कितना जाएगा, डीई कोस थीटा। अगर दोनों एलिमेंट में एक साथ ले लूंगा तब क्या टोटल विद्युत क्षेत्र कितना चला जाएगा, 2 डीई कोस थीटा। फिर से समझना, ऐसे ही मैं एक एलिमेंट यहां लेता तो इसकी वजह से इधर जाता, दूसरा ये लेता, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर जाता, और फिर दोनों के वही कंपोनेंट लेता तो एक सामने वाले बच जाता और बाकी ऊपर वाले या इधर के जो भी थे वो कैंसिल हो जाते। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिंग की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो किधर जाएगा, इसकी अक्ष के अनुदिश जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चल गया है। अब यहाँ पर मैं ये कहूं कि इस अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, डीई कोस थीटा, इसकी वजह से कितना होगा, डीई कोस थीटा, दोनों की वजह से 2 डीई कोस थीटा। तो हमें दोनों की वजह से नहीं चाहिए, सिर्फ हमने अभी तो दिशा पता की है। तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा लास्ट वो इधर ही जाएगा। तो अब मैं ये कहूं कि यहां देखो, अल्पांश ए पर, बिंदु ए पर उपस्थित अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो अल्पांश विद्युत क्षेत्र डीई। देखो अल्पांश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र हमें दिख रहा है वो कितना दिखा, डीई कोस थीटा आया है। ये केवल इस अल्पांश की वजह से आया है। आपके माइंड में जरूर ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 डीई कोस थीटा लिखो, यहाँ पर वो नहीं होगा, वो दोनों का अगर मैं काउंट करता हूं तब लिखना चाहिए। सिर्फ ये दो तो हमने इसलिए लिए है केवल दिशा को पता करने के लिए। केवल इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो डीई कोस थीटा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डीई साइन थीटा आएगा वो तो बाद में किसी और के डीई साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं, इसलिए हम उसको क्यों लेके चलेंगे साथ में। अब ये वाला हो जाएगा। अब मुझे निकालना किसकी वजह से है, संपूर्ण रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ऐसे लिखो, अतः संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। तो संपूर्ण वलय के कारण निकालना होता है तो इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं दोनों तरफ है। तो इसको मैं लिखूं कि यहां
संपूर्ण कारण जो ई आएगा वो कितना हो जाएगा, समाकलन डी ई कोस थीटा, ये लिखा जाएगा। जो कंप्लीट की जो विद्युत क्षेत्र है वो डी ई कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी ई की, तो यहाँ से हम डी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कितनी आ जाएगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो समाकलन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या आ गया ये कोस थीटा। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। देखो फिर से हमें इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी जो शायद हमने गलत मिटा दिया। यहाँ बना लेते हैं इसको। ये इसकी त्रिज्या आर है और ये आवेश था, ये इसका एलिमेंट डीएल था और यहाँ पर आवेश डीक्यू था, और इसकी जो टोटल परिधि है वो 2 पाई आर है, और ये एंगल थीटा था, ये एक्स, ये स्मॉल आर, और इधर जो विद्युत क्षेत्र जा रहा था वो डी ई कोस थीटा था, और इसका ये वाई एक्स था। यहाँ देखो ऐसा डायग्राम था वो। ये वाला अल्पांश का हम छोड़ देते, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखो थीटा के सामने का ये तो लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने का ये क्या हो जाएगा, करण। तो ये लंब है, ये करण है, तो ये आधार हो जाएगा। हमें कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा के लिए क्या लिखा जाएगा, आधार बटा करण। कोस थीटा त्रिभुज ये ओ ए पी, त्रिभुज ए ओ पी में कोस थीटा बराबर आधार, तो इसका आधार कितना है, एक्स, और करण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो ये वाली कोस थीटा की वैल्यू है वो इसके अंदर हम रख देते हैं। तो ये ई बराबर इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर हो जाएगी। और इसको हम आगे लिखें तो ई बराबर हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखो हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, आर की। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो आर क्या है, करण, लंब और आधार। तो करण स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर होगा वो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। हमें आर क्यूब चाहिए, तो आर क्यूब करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 3/2। तो जो ई है, इस ई का मान के डी क्यू आर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इधर साथ में क्या चल रहा है, ये एक्स भी है। ये वाला रिजल्ट हमारा आ चुका है। अब आगे देखो हम डी क्यू की यहाँ पर ये के है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन से। ये स्मॉल एक्स है, ये भी फिक्स है कि हम इसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो ये एक्स भी बाहर आ जाएगा। नीचे देखो एक्स, ये भी फिक्स है, इसकी त्रिज्या है, ये भी फिक्स है। डी क्यू ये स्मॉल है, ये बाहर नहीं आ सकता, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो हम ये लिखेंगे ई बराबर के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगा 3/2, और ये इंटीग्रेशन है, और डी क्यू। तो यहाँ देखो इसका स्मॉल चार्ज डी क्यू है, और टोटल चार्ज कितना दिया हुआ था, कैपिटल क्यू। तो हम ये लिख सकते हैं कि डी क्यू का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज को बताता है, तो संपूर्ण आवेश इसका क्या होगा, स्मॉल क्यू, वो हम लिख देंगे। तो ई बराबर आ जाएगा के एक्स, और ये क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हम लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर एक लाइन दी हुई है कि जो इसका एक्स है, अगर जो इसका एक्स है वो आर से ग्रेटर देन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इसकी जो आर यानी बहुत स्मॉल है, और बहुत स्मॉल राशि है, जैसे मान लो कि 0.1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, जिसको हम 0 मान सकते हैं। या फिर ऐसे कहें कि जैसे x बहुत ज्यादा बड़ा है और इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, अगर उसमें बहुत स्मॉल वैल्यू को जोड़ भी देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लगभग वही वैल्यू आ जाती है। तो अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा हो r से, उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में अगर आर स्क्वायर को जोड़ भी देंगे तो वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर के बराबर ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसको भी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ई बराबर के एक्स क्यू अपॉन ये एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये ई बराबर हो जाएगा के एक्स क्यू अपॉन एक्स की पावर 3 और ई बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला रिजल्ट तभी होगा जब x बहुत ज्यादा बड़ा हो बजाय r के। अगर ऐसा नहीं है तब इसका लास्ट रिजल्ट यही होगा। आगे हम इसमें ये जरूर कर सकते हैं कि जो q है इसको लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि जो dq है इस dq को हम देखो, जो लैम्डा है वो होता है dq अपॉन dl होता है। तो यहाँ से अगर हम dq की वैल्यू निकालते तो वो कितना बनता, लैम्डा dl। तो हम यहाँ पर dq की जगह लैम्डा और dl भी लिख सकते थे और लैम्डा बाहर आ जाता, dl और dl का इंटीग्रेशन करते तो कितना बन जाता, l बन जाता। तो हम उससे भी इसको सोल्व कर सकते थे। फिर यहाँ पर जो आंसर आते वो लैम्डा की टर्म में आ जाते और जो हमने आंसर निकाले हैं वो q वाली फॉर्म में निकाले हैं। तो दोनों ही वैलिड हैं, कोई सा भी कर सकते हैं अपन। तो इसका लास्ट आंसर होगा। इसके बाद ऐसा ही इससे आगे एक क्वेश्चन और दिया है, वो और सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ अगला कि एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोले दोनों की त्रिज्या r है। कि एक वलय है और दूसरा एक गोला दिया हुआ है, तो दोनों का हम यहां बना लेते हैं कि एक वलय है, इसकी त्रिज्या r है और ये वलय की एक्सिस है। फिर कह रहे हैं एक गोला है उसकी त्रिज्या भी r है, दोनों पर आवेश q है, इसके ऊपर भी आवेश है वो q है। ऐसे ही एक गोला है उस गोले के ऊपर भी q आवेश है, दोनों की त्रिज्या r सेम है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है। कि जो ये वलय है इस वलय की अक्ष है, इसके ऊपर गोले का केंद्र विद्यमान है। कि जो गोला है उसका केंद्र इसकी अक्ष पे है। तो मान लेते हैं कि ये जो गोला है ये इसका केंद्र है, वो इसकी अक्ष पर है और इसके ऊपर भी टोटल आवेश q है। ये वाला है। फिर कह रहा है आगे, तथा वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर है। तो जो वलय के केंद्र से जो एक गोला है इसकी जो डिस्टेंस है ये r√3 ये दिया हुआ है। गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात करो। कि इनके मध्य विद्युत बल का मान कितना होगा। देखो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि अभी तक हमने जो देखा था वो रिंग के बारे में कह रहे थे कि एक रिंग है और उसके जो ये इसकी त्रिज्या r है, इसके ऊपर जो आवेश है वो q है, इसके ऊपर भी q दिया हुआ है और इसकी अक्ष पर यहां से अगर इसको हम x डिस्टेंस माने तो जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान हम निकाल चुके हैं और वो E का मान आया था E बराबर के क्यू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि x की वैल्यू अगर r√3 है तब वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम जो x है उसकी जगह r√3 वैल्यू रख देते हैं। तो जो E बनेगा वो हो जाएगा के क्यू एक्स की जगह आ जाएगा ये r√3 और ये r स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू, तो ये r स्क्वायर और √3 का करेंगे तो 3 और इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। फिर आगे देखो जो E बनेगा उसका मान के क्यू r√3, इसके अंदर 3r स्क्वायर, एक ये r हो जाएगा r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2। यहाँ E बराबर के क्यू कैपिटल r√3 बटा ये 4r स्क्वायर है, तो 4r स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 2r का होल स्क्वायर और देखो 2r का होल स्क्वायर है, इधर 3/2 है
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 2r की पावर क्यू बचेगा। तो हम इसको लिख देंगे एक साथ, 2r की पावर 3 बच जाएगा। तो e बराबर ये √3 है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो √3 के क्यू कैपिटल R अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8 बन जाएगा, r की पावर क्यूब, ये r है नीचे r की पावर क्यूब है, तो ये r स्क्वायर बचेगा। तो e बराबर √3 के क्यू अपॉन 8r स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र आ चुका है। और ये विद्युत क्षेत्र कौन से पॉइंट के ऊपर है, इस बिंदु पर। फिर से ध्यान से सुनना कि जो ये रिंग दी हुई है, इस रिंग की वजह से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा x डिस्टेंस पर यानी r√3 पर, वो इतना होगा E का मान। अब हमें ये पता करना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी है, तो इस बिंदु पर जो उपस्थित आवेश है उसके ऊपर कितना बल लगेगा, उस बल का मान हमें निकालना है। तो यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाले जो फोर्स का फॉर्मूला है उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो हमने ये देखा था कि ऐसे विद्युत क्षेत्र जा रहा है कि मान लो कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है और यहाँ कोई आवेश Q रखा हुआ है, तो Q आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा, तो E बराबर होता है F अपॉन Q। तो Q आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, QE, ये क्या हो जाएगा बल F। तो विद्युत क्षेत्र E में कि यहाँ विद्युत क्षेत्र E है, आवेश Q रखा है, तो इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर यहाँ पर स्मॉल q हो सकता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्मॉल q, और यहाँ भी क्या हो जाएगा स्मॉल q। तो q आवेश पर लगने वाला बल q इंटू E होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र तो पता चल चुका है कि यहाँ E कितना होगा, जो अभी हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पर आवेश कितना है, तो जो ये गोला है इसका जो संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश है ये ऐसा बिहेव करता है या ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि सारा का सारा आवेश इसके केंद्र पे पड़ा हुआ हो। क्योंकि आवेश का केंद्र तो नहीं होता, पर हम किसी बाहर स्थित बिंदु के लिए कह सकते हैं कि इसका संपूर्ण आवेश है वो इसके केंद्र पे पड़ा हुआ है। जो हम आगे गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग से ये निकल के आएगा रिजल्ट कि जो किसी खोखले गोले के ऊपर आवेश होता है वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसके केंद्र पे पड़ा हो, तो हम इसको केंद्र पे मान सकते हैं। तो यहाँ देखो इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर आवेश है वो कितना है सेंटर पे Q, तो Q आवेश पर लगने वाला बल, तो गोले के आवेश Q पर लगने वाला बल, तो F बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू E, और F बराबर Q और E की वैल्यू क्या दे रखी है √3 के क्यू अपॉन 8r स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो F बराबर Q और Q तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। नीचे K की वैल्यू क्या रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 8r स्क्वायर। ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 32 आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इसका लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। धन्यवाद।